हेलो एवरीवन। कोर्सेरा यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। यूपी आर ओ ARO की प्रैक्टिस कर रहे थे हम लोग, जिसमें से हम लोग सेट फोर्थ देख रहे थे। फोर्थ के 3 पार्ट हमने अपने अपडेट कर दिया है। बात ये है, ये थर्ड पार्ट में ही हम लोग पूरे कंप्लीट करने वाले थे, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर की वजह से 2 पार्ट में बनाना पड़ गया। ये हमारा चौथे सेट फोर्थ का चौथा भाग है। इसमें हम लोग टोटल जो बचे हुए क्वेश्चन उनको प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप हिंदी के साथ साथ जीएस पे भी फोकस कर रहे होंगे। देखिए, अगर आप लोगों को पसंद आता है तो बताइए, हम लोग 26 से क्या करेंगे, जीएस वर्ल्ड के जीएस और अन्य कोई एक ले लेंगे हम हिंदी के लिए। दोनों की हम प्रैक्टिस एक साथ करेंगे, रोजाना एक एक सेट दोनों का करेंगे। अगर आप लोग ये चाहते हैं तो आप नीचे बता सकते हैं कमेंट करके कि इसको स्टार्ट किया जाए या ना किया जाए। ये सेट देखने के लिए आप लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कोशिश करिएगा पूरा सेट अटेम्प्ट करने के लिए, और जो भी क्वेश्चन बीच बीच में अगर मैं क्रॉस क्वेश्चन कहीं पूछता हूँ तो उसका जवाब देने का प्रयास करिएगा। चलिए हम देखते हैं आज का ये सेट। तो हम लोग समझ रहे थे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था में अंतर। तो हमने बताया था कि गवर्नमेंट रेगुलेट करे और प्लस प्राइवेट वाले, तो उसको क्या कहते हैं बताइए, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। लेकिन अगर केवल और केवल वो चीज़ें प्राइवेट मार्केट पे डिपेंडेंट हो तो उसको क्या कहते हैं, कैपिटल मार्केट। मतलब यहाँ पे ये मतलब हो गया कि केवल बाजार ही अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती है, लेकिन केवल केवल सरकार करे तो सोशलिस्ट हो गया। इससे मतलब लगभग सोशलिस्ट कोई भी देश नहीं है। सीधी सी बात कहूँ तो सारे लोग हमारे पूंजीवादी ही हो गए हैं। रसिया है इनफैक्ट, वो भी हो गया है पूंजीवादी ही। तो हमारा सही आंसर हो गया डी, क्योंकि इसमें गलत पूछा जा रहा था और हमारा दोनों कथन सही है, तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा ऐसे। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं। यहाँ पे दिया गया कथन दंतेवाला समिति, बी दिया हुआ, दूसरा कथन दिया हुआ जानकी रमन समिति, और 3 दिया हुआ गोई ओरिया समिति। तो बताइए इनमें से कौन सी समिति सही सुमेलित है। दिया हुआ दंतेवाला समिति बेरोजगारी अनुमान से, और जानकी रमन समिति कर सुधार से दिया हुआ, गोई पोरिया समिति बैंकिंग सुधार से दिया हुआ। तो बताइए इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें आपसे, तो अगर आप इसमें लगाए हैं डी तो बिल्कुल सही बात है, डी इसका करेक्ट आंसर है। नहीं, डी करेक्ट आंसर नहीं है। आपने अगर डी लगाया है तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों, यहाँ पे जानकी रमन समिति जो है ये किससे संबंधित है। जानकी रमन समिति सिक्योरिटी घोटाला से संबंधित है। प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है। जानकी रमन समिति कर सुधार से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पे दंतेवाला समिति की बात करें तो बेरोजगारी अनुमान से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। गोई पोरिया समिति की बात करें तो बैंकिंग सुधार से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही बात है। हमारा सही आंसर हो गया 1 और 3। दूसरा क्यों गलत है, क्योंकि प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है जानकी रमन समिति। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला दिया हुआ है राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक दिया हुआ है स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय को मौद्रिक आय भी कहा जाता है। दो दिया हुआ है वर्तमान में इसकी गणना बाजार मूल्य पर की जाती है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया है। यहाँ पे हमारा अगर आपने बी लगा है तो बिल्कुल सही काम किया है, बी इसका सही है। पहला क्यों गलत है बताइए। यहाँ पे पहला जो दिया हुआ है चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय, यहाँ पे क्या है स्थिर कीमत दिया हुआ है। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय को मौद्रिक आय नहीं कहते हैं। चालू कीमत पे अगर चालू कीमत पे यहाँ पे राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उसको क्या कहते हैं बताइए, उसको मौद्रिक आय कहते हैं चालू कीमत पर। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब मैं अगर बात करूँ यहाँ पे दूसरे कथन की, तो वर्तमान में इसकी गणना बाजार मूल्य पे की जाती है। क्या, मार्केट प्राइस पे, मार्केट एमपी कर लिए, मार्केट प्राइस पे की जाती है। अब आपसे मैं ये कथन पूछ लेता हूँ कि 2015 से पहले किस बेस पर किसकी गणना की जाती है, राष्ट्रीय आय की। तो बताइए, इसके पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस पे सीपी पे निकालते थे, हमेशा लागत मूल्य पे निकालते थे राष्ट्रीय आय की गणना, लेकिन हमने क्या किया, बदल दिया उस चीज़ को। अब हमने क्या कर लिया, मार्केट प्राइस पे। इससे ऐसा क्यों किया बताइए। जैसे स्विगी आ गया, ऑनलाइन मार्केटिंग आ गई, तो आप प्राइस में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट, कहीं ज़्यादा रहेगा तो कहीं कम रहेगा। इसलिए हमने क्या कर दिया, मार्केट प्राइस लगा दिया। मार्केट में जो रेट चल रहा है उसी को हमने मान लिया कि ये राष्ट्रीय आय के लिए जीडीपी वही है। तो आप समझ सकते हैं ये चीज़। अगर आपने यहाँ पे लगाया बी तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा सही, यहाँ पे स्थिर दे दिया था, जो कि चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय के मौद्रिक रूप में भी आंका जाता है। चलिए अगला देखते हैं 2015। ये याद रखिएगा 2015 से क्या हुआ, परिवर्तित कर दिया गया। 2015 से पहले क्या था, सीपी पे, कास्ट प्राइस पे था, लेकिन 2015 के बाद से ये मार्केट प्राइस पे हो गया, एमपी पे। इसको लागत मूल्य को क्या कहते हैं, फैक्टर कॉस्ट भी कहते हैं।
चलिए, अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण अवरोधक है, कौन सा है इसमें से? तकनीकी क्षमता की कमी, बी दिया है पूंजी निर्माण न होना, और सी दिया हुआ आप यहाँ पे सी दिया अपर्याप्त प्रत्यक्ष निवेश, और डी दिया रोजगार सृजन की कमी। तो बताइए इनमें से कौन सा सही सम्मिलित है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए, पूछ रहा है कि अल्प विकसित देशों में, वहाँ पे लीस्ट डेवलप्ड कंट्री में विकास में, आर्थिक विकास में अवरोधक कौन से हैं? तो पूंजी निर्माण ना होना, तकनीकी क्षमता की कमी, ये तो ठीक है, लेकिन अवरोधक उतना बड़ा नहीं है। लेकिन जब उनके पास पैसे ही नहीं आएंगे, कैपिटल ही नहीं आएगा, तो वो विकास कैसे करेंगे? और ये पूंजी कैसे निर्माण होता है? मान लीजिए कि सभी लोग पैसे सेव कर रहे हैं, सेव करके बचत करें। अब मतलब सेव या बचत दोनों एक ही शब्द होता है। सेविंग किए हैं, फिर उसको इन्वेस्ट करेंगे उद्योग में, तो क्या होगा? इससे वहाँ की अर्थव्यवस्था विकसित होगी। लोग सेविंग ही नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं इतने अर्न होते हैं कि वो सेविंग कर पाएँ। जितना कमाते उतना खा जाते हैं। तो हमारा सही आंसर हो गया बी। सबसे बड़ा अवरोधक तत्व है, बाकी सभी अवरोधक हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अवरोधक पूंजी निर्माण ना होना था। अगर आपने अन्य लगाया था तो आपका भी सोचना ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें कारण पूंजी निर्माण ना होना है। बजट 2021-22 के संदर्भ में सत्य कथन चुनिए। बजट 2021-22 के संबंध में बताना है आपको। 50 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। 2 दिया हुआ प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के अंतर्गत 75,000 स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। बताइए इनमें से कौन सा सही सम्मिलित है? उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा। यहाँ पे जो दिया हो 50 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, गलत बात है। 100 खोले जाएंगे। कितने? 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। और यहाँ पे जो 75 स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे, इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के अंतर्गत। ये बिल्कुल सही बात है, हमारा सही आंसर हो गया बी। चलिए, वाइट लेवल एटीएम के बारे में। वाइट लेवल एटीएम होते क्या हैं आपको ये बताना है। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा वाइट लेवल एटीएम को लेकर के। देखिए, यहाँ पे आंसर लगा लीजिए, देख लीजिए एक बार। एक ऐसे एटीएम जिसका स्वामित्व बैंक के पास होता है। दूसरा कथन दिया हुआ, बैंक गैर बैंकिंग कंपनियों के स्वामित्व तथा उन्हीं के द्वारा संचालित एटीएम। सी दिया हुआ, केवल व्यवसायिक घरानों के निजी स्वामित्व वाले एटीएम। और डी दिया हुआ है, बैंकिंग तथा गैर बैंकिंग दोनों कंपनियों द्वारा संचालित एटीएम। तो बताइए इनमें से कौन सा सही सम्मिलित है? अगर आप वाइट लेवल एटीएम की बात करेंगे तो एनबीएफसी का नाम सुने होंगे। एनबीएफसी ये लोग क्या करते हैं? डिपॉजिट नहीं लेंगे आपसे, बाकी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। एटीएम कार्ड ये लॉन्च नहीं करते हैं, एनबीएफसी हैं। तो क्रेडिट कार्ड लॉन्च नहीं करते हैं, क्रेडिट कार्ड एनबीएफसी लॉन्च नहीं करते हैं। एनबीएफसी, देखिए अब इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये क्या करेंगे? एटीएम लगाएंगे। जैसे कि वन इंडिया आप देखेंगे, वन इंडिया मार्ट एटीएम देखेंगे। ये बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट जगह पर डिफरेंट नाम से मिलते हैं इनके एटीएम। इनमें क्या होता है, ये चार्ज थोड़ा सा नॉर्मली ज़्यादा करते हैं, और ये उसको रेगुलेट करते हैं और फिर ऑपरेट करते हैं। रेगुलेट एंड ऑपरेट दोनों एनबीएफसी करते हैं। तो हमारा इसमें सही आंसर कौन सा लग रहा है बताइए? गैर बैंकिंग कंपनियों के स्वामित्व और इन्हीं के द्वारा संचालित। यहाँ पे देखिए, ऑन्ड एंड ऑपरेट करेक्ट है, हमारा सही आंसर बी हो गया। चलिए अगला देखते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में ABCD को कोड ADIP होता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में HGFE को क्या कोड देंगे? बताइए। आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए और आसानी से सॉल्व करिए। उम्मीद है आप लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ ABCD, तो मान लीजिए अगर ए में कौन से संख्या का गुणा करेंगे फिर वो एक ही हो जाए। ए में मान लीजिए मैं कहता हूँ 1 का गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? वही एक ही हो जाएगा। बी में अगर किस संख्या का गुणा करें तो वो क्या हो जाए? BCD, मतलब क्या हो जाए? वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। कितना आगे बढ़ जाए? 2 पॉइंट। तो दूसरे अंक पे स्थान पे बी होता है। अगर 2 से गुणा करेंगे 2 2 4 हो जाएगा। चौथे नंबर पे कौन सा आएगा? डी के बारे में आप जानते होंगे, तो चौथे स्थान पे आता है ये। फिर अगर मैं कहूँ सी का, सी कौन से स्थान पे? 3 पे आता है। सी 3 पे आता है ना। अगर मैं इसमें 3 में 3 का गुणा कर दूँ तो क्या हो जाएगा बताइए? 3 में मैं 3 से गुणा कर दूँ तो 9 हो जाएगा ना। 9वें स्थान पे कौन सी संख्या आती है बताइए? 9वें स्थान पे आई आता है, आगे आई। फिर मैं कहता हूँ डी कौन से स्थान पे? 4 पे। 4 में 4 का गुणा करते तो कौन सा क्या आ जाएगा? 4 पे 4 का गुणा करें, 4 से ऊपर 16 आ जाएगा। 16 पे कौन सा स्थान आता है? 16 कौन से नंबर पर आता है? पी। ऐसे ही चल रहा है ये पूरा डायग्राम। अब एच कौन से नंबर की संस्था है बताइए? संख्या है, संस्था नहीं। एच कौन से नंबर के? 8 नंबर की है। 1 से गुणा करेंगे क्या होगा? 8, मतलब अगली संख्या एच ही होगी। फिर यहाँ पे मैं बात करूँ
जी कौन से नंबर की? 7 नंबर की। अब जी में 2 से गुणा करेंगे, कोई दूसरी संख्या है, 2 में गुणा कर 14 होगा। 14 कौन सी संख्या आती है? 14 पे कौन सी संख्या आती है? एन आता है। एच और एन, एच और एन किस में है? अभी 2 में है। फिर अगर मैं बात करूँ अगला कौन सा है? एफ। एफ कौन से नंबर का आता है बताइए? एफ की बात करेंगे तो 6वें नंबर पर, 6 तरीके 18। 18 पे कौन सी संख्या आएगी बताइए? आर आ जाएगा। अब तो छट गया होगा। एच एन आर, एच एन आर, एच एन आर, हाँ हमारा अकेले डी है। डी हमारा आंसर करेक्ट हो गया। आप ऐसे ही करते चले जाएंगे, जो संख्या जिस नंबर की उस संख्या से गुणा कर देंगे तो आसानी से उसका आंसर निकल जाएगा। बस उसका स्थानीय मान पता होना चाहिए। जैसे कि ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा, तो वैसे उसके स्थानीय मान से उसके जो वर्तमान में सीक्वेंस नंबर है उससे गुणा कर देंगे तो निकल जाता। चलिए अगला देखो, किसी दिशा में मैं 35 किमी दक्षिण में जाता हूँ। मान लीजिए इस दिशा में दक्षिण जाता हूँ, यहाँ से दक्षिण में 35 किमी 35 किमी चला, और फिर बाएँ मुड़ा। अब इधर जा रहे हैं आप तो अपने बाएँ ओर मुड़ेंगे, बाएँ ओर मुड़ कर 17 किमी चला। मान लीजिए बाएँ ओर मुड़ गए, इधर 17 किमी चले, और फिर बाएँ ओर मुड़ा और 17 किमी चला, और फिर अंत में बाएँ ओर मुड़ा, इधर जा रहे हैं। 1 मिनट, ये गलत हो रहा है। आप ऐसे दक्षिण में आए हम लोग, फिर कह रहा है कि बाएँ मुड़े, तो बाएँ में मुड़ेंगे तो इधर होगा ना, बाएँ बाएँ इधर मुड़े, 17 किमी चले, इधर 35 किमी चले थे, यही चल रहा था ना 35 और 17 किमी। फिर कह रहा है कि एक बार और बाएँ मुड़ा, और कितना चला? 35 किमी। अब पूछ रहा है कि बाएँ मुड़ने के बाद मैं अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर हूँ, तो बताइए। दोनों तो दूरी एक ही बराबर चला था, ये दूरी और ये दूरी, जितनी दूर उधर गया था फिर वापस आ गया, तो इस दोनों के बीच की दूरी आप निकाल पाएंगे कि नहीं? क्योंकि नीचे 17 है तो ऊपर भी 17 ही होगा। हमारा सही आंसर हो जाएगा 17 किमी। अगर दिशा पूछ ले तो पूर्व में होगा। हमारा बी आंसर करेक्ट है। चलिए अगला पूछ रहा है, एक फोटोग्राफ में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए नर्मदा ने कहा कि वह मेरे चाचा, मतलब ये चाचा, चलिए चाचा की पुत्री, जो फोटो है ये इसके चाचा की पुत्री है। पुत्री, फोटो की तरफ देखा, कहा चाचा की पुत्री का भाई है, तो मान लीजिए यहाँ पे पुत्री लिख दीजिए। यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे डी हो गया, पुत्री मान लीजिए डी, ऐसे सी चाचा हो गया, डी इनकी पुत्री हो गई। अब इसका भाई हो गया फोटो वाला, पी वाला। तो पूछ रहा है कि दिए गए चित्र में नर्मदा से क्या संबंध है? ये जो चित्र है इसका नर्मदा से क्या संबंध है? अगर मैं कहता हूँ कि नर्मदा के चाचा हैं सी, अब इनकी बिटिया है डी, तो इन दोनों के चचेरी बहन हो गई, अब ये चचेरे भाई हो गए। चचेरे भाई कहाँ दिया हुआ है? सी। सी हमारा सही आंसर है। चलिए अब इसको देखते हैं। अगला दिया हुआ है यहाँ पे 4 × 10 बराबर 10 दिया हुआ है, 5 × 5 बराबर 1 दिया हुआ है, 7 × 1 बराबर 7 दिया हुआ है। तो बताइए इनमें से कौन सा सीक्वेंस चल रहा है? यहाँ पे 11 × 11 क्या होगा? अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे थोड़ा सा, तो 4 × 8 मतलब 4 × 40 कैसे चल रहा है? तो अगर 10 और 4 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 40। मतलब 40 में अगर 4 से भाग देंगे तो 10 आएगा। समझ में आ गया आपको? अब यहाँ पे देखिए 5 × 5 मतलब 5 में 5 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? 1। अब यहाँ 7 में 1 का भाग देंगे कितना होगा? 7। 7 एक नम 7 होता है, 7 हो जाएगा। अब 11 में 11 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा। उम्मीद आपको ये चीज़ समझ में आ गई। काफ़ी आसान था ये क्वेश्चन, और 1 सेकंड 2 सेकंड लगता है इसको सॉल्व करने में। अगला दिया हुआ है, एक शीशे के जार में एक प्रकार की बैक्टीरिया रखी गई है या रखा गया है जो प्रत्येक अगले दिन 2 गुना हो जाती है। यदि जार 60 दिनों में पूरा भर जाता है तो जार के 1/3 कितने दिनों में भर जाएगा? आपको ये बताना है कि जो जार है वो पूरा 1/3 कितने दिनों में भर जाएगा। मान लेता हूँ मैं 100% कितने दिन में भर गया? 60 दिनों में। अगर मैं कहूँ 59वें दिन में कितना भर जाएगा? आपको यहाँ पे बताइए 1/4 कितना परसेंट होता है? 1/4 कितने परसेंट होता है? नहीं निकाल पा रहे तो ऐसे कर लीजिए, 25 चौका 100, क्या होगा? 100 मतलब 25% भरेगा कब? मैं ये कहता हूँ अगले दिन क्या हो रहा है, वो यहाँ पे देखिए अगले दिन 2 गुना हो जा रहा है। ठीक, अगर 60 दिन 100% था तो 59वें दिन कितना होगा? 50% मान सकते हैं आप। फिर 68वें दिन कितना होगा बताइए? 68वें दिन 25% होगा अपनी पूरी क्षमता का। बिल्कुल सही काम कर रहे हैं आप। 68वें दिन 25% होगा, 58 दिन होगा। 98 यहाँ पे 59वें होना चाहिए या 98वें होना चाहिए? 58। तो 58 किस में दिया हुआ? बी। आसानी से निकल गया। ज़्यादा आप कैलकुलेशन करेंगे एसएससी की तरह से तो ये एग्जाम फेल ही कर जाएंगे, क्योंकि टाइम भी मैनेज करना है। 2 घंटे में हमें करना है 140 क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी कहीं कहीं बहुत टफ कहीं कहीं मिल जाते हैं, तो आप टाइम ज़्यादा कंज्यूम मत करिएगा। हमें यहाँ समझाने में टाइम लग रहा है, आपको एग्जाम में नहीं लगना चाहिए। 45 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या से दोगुनी है। मान लीजिए एक्स, अगर यहाँ पे लड़के हैं, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से दोगुनी है, तो एक्स लड़कियाँ हैं तो 2x लड़के होंगे।
यही होना चाहिए यहाँ पे। महेश का स्थान ऊपर से 17वां है, मान लीजिए ऐसे चल रहा सीक्वेंस, तो महेश का स्थान ऊपर से 17वां है, आगे से इधर से। यदि महेश से पहले 9 लड़कियां हैं, इधर इस बीच में 9 लड़कियां हैं, तो महेश के बाद कितनी लड़कियां होंगी, यही पूछा जा रहा है आपसे। तो कितनी टोटल है, 45, 45 टोटल संख्या है इनकी। अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूँ तो 3x मैं कह सकता हूँ इसको बराबर 45। एक x बराबर कितना होगा बताइए, 3 को इधर भेजेंगे तो x बराबर 15 हो जाएगा। मान सकते हैं, मतलब 30 जो हैं लड़के हैं और 15 लड़कियां हैं। अब इसके पहले मतलब जो महेश है, महेश से पहले 9 तो है ही, अब महेश के बाद कितनी लड़कियां होंगी, तो 9 6 15 होता है। तो आपका आंसर क्या निकलना चाहिए, 15। समझ में आ गया आपको, हमने बस इतना किया था, x + 2x कर दिया था, अब इधर 45 कर दिया था, 3x हो जाएगा, 3x बराबर 45। अब इधर 3 को इधर कर देंगे तो भाग देंगे तो x बराबर 15 आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गया। अब हमें कथन में दिया था, मान लीजिए महेश शुरू से लेकर के कितने स्थान पे, 17वें स्थान पे है, और इस बीच में दिया हुआ है कि 9 लड़कियां हैं, इसके बाद कितनी लड़कियां होंगी ये बताया जा रहा था। x का मान कितना था, मतलब 15 लड़कियां थी, तो 9 तो इधर ही अरेंज हो गई, 6 इधर होंगी, तो 9 6 15, हमारा आंसर सी हो गया। चलिए अगला देखते हैं। राधा सीता और महिमा और सीता एक मेज के गोल इर्द गिर्द बैठी हुई हैं। मान लीजिए एक मेज बना लेते हैं, 1 2 3 4, 4 ही है ना, 1 2 3 4, 4 ही हैं। चलिए अब पूछा जा रहा है इर्द गिर्द बैठी हुई हैं, अब कह रहा है कि राधा सीता के दाईं ओर बैठी है। मान लीजिए राधा सीता के, सीता अब यहाँ पे सीता कर लीजिए, इसके दाईं ओर, राधा सीता के दाईं ओर, तो दायां इधर होगा, आधा राधा यहाँ हो गई बैठी हुई। महिमा सीता के बाईं ओर बैठी हुई है, महिमा सीता ये है और महिमा इसके बाईं ओर बैठी हुई है, बाईं ओर, तो महिमा यहाँ हो जाएगी यम। फिर एक ही बची हुई है, कौन सी बची हुई है बताइए, महिमा सीता के बाईं ओर बैठी हुई है। यहाँ शीला है भाई, ये हमने सीता कह दिया, शीला है। अब कह रहा है कि यहाँ पे सीता, महिमा सीता के बाईं ओर बैठी है, आपको सीता यहाँ बिठाना पड़ेगा। शीला कौन सी है भाई, ये शीला है, ये सीता है, नाम ऐसा सिमिलर दे देता है। सीता है, सीता के बाईं ओर, तो सीता अगर इधर मुँह करके बैठे तो इसका बायां कौन सा होगा बताइए, ऐसे गलत हो जाएगा इस तरीके से, क्योंकि सीता को यहाँ बिठाना पड़ेगा, सीता को यहाँ बिठाइए सीता, तब इसके बाएं ओर रह जाएगी कौन सा, यम। मीना यहाँ पे महिमा हो जाएगी, महिमा, महिमा इधर। अब देखिए पूछ रहा है कि आमने सामने कौन से बैठे हुए हैं, दिया हुआ सीता और शीला और सीता, शीला ये है, सीता इधर है, क्या एक साथ बैठे हुए हैं, नहीं बैठे हुए हैं। शीला इधर है, सीता शीला है और सीता इधर है, एक साथ नहीं बैठे हुए हैं। राधा और सीता, राधा इधर है और सीता इधर है, ये दोनों तो ठीक लग रहे हैं, इसको होल्ड करते हैं। अब राधा शीला, राधा कहाँ पे बताइए, राधा ये है, शीला इधर है, दोनों एक साथ नहीं बैठे हुए। महिमा और राधा, महिमा इधर है और राधा इधर है, ये भी दोनों नहीं बैठे हुए, हमारा सही आंसर हो गया बी। पूछ रहा है कौन एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, तो राधा और यहाँ पे सीता दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं। चलिए अगला देखते हैं। अब पूछ रहा है UNSIGHTLY अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक शब्द में इनके 2 अक्षरों के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके अंग्रेजी वर्णमाला के बीच होते हैं। तो बताइए, अगर आपको पता हो तो आप इसको आसानी से लगा लेंगे, नहीं पता है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। दिया हुआ UNSIGHTLY, देखिए इसको सीक्वेंस में अरेंज कर लीजिएगा आप लोग, और इसमें सही आंसर होगा 3। वो 3 कौन कौन से हैं आप अरेंज करेंगे तो देखिए यू, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा सही आंसर अगर निकालें हम आपसे बताएं तो, एक मिनट, यू और एस के बीच कितना गैप है, यू और एस के बीच बताइए। यू कौन से नंबर पे आता है, 21वें नंबर पे आता है, और यस कौन से नंबर पे आता है, 19वें नंबर पे आता है। दोनों के बीच का गैप कितना है, 2 है, तो ये तो सही बात है, अपने स्थान पे ही है। यहाँ पे 19 20 21 तो सही हो गया ना, ये तो 2 हो, एक ग्रुप ये हो गया यू और यस, और दूसरा पेयर है इसमें निकालेंगे तो कौन सा होगा, यस और फिर कौन सा हो जाएगा, यस और वाई, यस और वाई, यस कौन से स्थान पे, 19वें स्थान पे, वाई कौन से स्थान पे, 25वें है। आप जोड़ेंगे तो दोनों के बीच में कितना गैप हो जाएगा, 5 6 हो जाएगा, आप काउंट कर लीजिएगा, निकल जाएगा आपको, यस और वाई अगला पेयर हो जाएगा। फिर इसके बाद जी और एच हो जाएगा, जी और एच, क्योंकि दोनों के बीच में एक भी गैप नहीं है, यहाँ पे नंबरिंग में भी उनके कोई गैप नहीं था। चलिए अगला देखते हैं। दी गई संख्या श्रेणी में कौन सी संख्या गलत है, इस श्रेणी में कौन सी संख्या गलत है आपको ये बताना है। ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है, आप इसमें क्या कीजिएगा कि यहाँ पे 0 कौन सी ऐसी संख्या है
से हम अगर गुणा करेंगे तो वो आधा हो जाएगा। अगर 3 में हम 0.5 का गुणा कर देंगे तो 1.5 हो जाएगा ना। बिल्कुल सही काम किया आपने। अब फिर 1.5 में कौन सी ऐसी संख्या गुणा करते हैं तो वो 1.5 ही हो जाए, तो बताइए। 1 का गुणा कर देंगे तो अब 1.5 हो जाएगा ना। अब 1 का गुणा कर दीजिए। फिर मैं कहता हूँ कि अगर 1.5 का गुणा मैं किस में कर दूँ कि वो 1.25 हो जाए, बताइए। अगर आप इसमें गुणा करते हैं तो 25 में 1.25 का 1.5 का, तो ये 25 हो जाएगा, 2.25। हमारा आंसर यही है। लेकिन अब आगे भी देखेंगे 2.25 में आप कैसे किससे गुणा कर देंगे, 2 से, तो कितना हो जाएगा 4.25, तभी तो होगा, नहीं तो वैसे नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2.25। बी वाला गलत है क्योंकि यहाँ पे गलत भरा हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए 2.25, तब हमारा सही आंसर होता। चलिए इसको बताइए 23 में यहाँ दिया हुआ है, आपको खाली स्थान भरना है। ऐसे ग्राफ वाले क्वेश्चन 3 तरह से चलते हैं। पहले देखिए 4 3 12 और 5 3 15, मतलब पहले से 4 से गुणा किए फिर 5 से गुणा किए, ऐसे भी हो सकता है। 8 3 24, तो फिर 5 ही होना चाहिए ना, 8 5 40 होना चाहिए। ये लॉजिक काम ही नहीं किया। अगला लॉजिक हम देख लेते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। 15 और यहाँ पे 12 जोड़ेंगे तो 27 होगा, और 27 को अगर 9 से भाग दे देंगे कितना होगा, 9 तरीके 27, 3 दिया हुआ सही है। अब फिर अगर आप यहाँ पे करेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, दोनों को जोड़ के बताइए। 44 और 28 जोड़ेंगे आप तो हमारा सही जोड़ने को हो जाएगा 72। 72 में अगर 9 से भाग देंगे कितना होगा, 9 छके 72, 8 9 72 होता है भाई, 8 9 72, 9 छके 72 थोड़ी होता है, 8 9 72 होता है, 8 करेक्ट हो जाएगा। फिर मैं इन दोनों को जोड़िए आप तो बताइए कितना आ रहा है। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 117 आएगा। 117 जोड़ेंगे, 9 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 1 9 9 9 11 9 2 11, फिर 27 हो गया, 9 3 27, कैंसिल सारा, तो 13 आंसर हो गया। 13 बी में दिया हुआ, बी हमारा सही आंसर है। मतलब इनको जोड़ना था, इन दोनों को जोड़ करके फिर 9 से भाग देना था, तो वैसे चल रहा था लॉजिक यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया, फिर जीएस से आगे। अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी लॉन्च किया गया। इसको विकसित किया गया, किसके द्वारा भी विकसित किया, ई रूपी को। यदि अगर मैं पूछूँ यूपीआई को किसने विकसित किया है, वही संस्था यूपीआई को भी विकसित की जिसने ई रूपी को किया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, और भारतीय स्टेट बैंक। अगला दिया सी भारतीय रिजर्व बैंक। डी दिया वित्त मंत्रालय। बताइए किसने किया है इसको डेवलप, किसको, ई रूपी को एनपीसीआई ने किया है। किसने किया है, एनपीसीआई ने। फिर मैं आपसे पूछूं ई रूपी को लॉन्च किस डेट को किया गया, बताइए। लॉन्च इसको 2 अगस्त को 2021 को लॉन्च किया गया है ई रूपी को। आप ये फैक्ट याद रखिएगा, आपसे डेट भी पूछा जा सकता है कहीं तो। फिर मैं पूछूं कि एनपीसीआई का गठन कब हुआ था, एनपीसीआई को इसका गठन कब हुआ था। इसका गठन 2008 में किया गया था, और ये किसके अंदर काम करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है ये एनपीसीआई, और इसने यही यूपीआई को भी काम संचालित करता है और ई रूपी को भी संचालित करता है एनपीसीआई। और मैं ये चीज़ बताऊँ, इसको क्रिएट किसने किया है। क्रिएट करना और अंदर काम करना दोनों फर्क होता है। क्रिएट इसको किया आरबीआई ने। किस लिए किया है आरबीआई ने इसको क्रिएट, ताकि इससे हो सकेगा कि ऑपरेट किया जा सके। आरबीआई इसको ऑपरेट करवाती है, और ये क्या करे, रिटेल पेमेंट जो खुदरा व्यापारी होते हैं उनके पेमेंट को संचालित करे और सेटल करे उनको। जैसे कि आप पहले सुने होंगे एनईएफटी, यही एक पेमेंट सिस्टम था जो जल्दी पेमेंट पहुंचा देता था। आरटीजीएस, एनईएफटी, ये सब थे जो जल्दी पेमेंट पहुंचा देते थे, वरना बहुत लंबा टाइम लगता था। लेकिन आज के समय में आप लोग यूपीआई का यूज़ करते होंगे ऑन द एक्सपर्ट, तुरंत चला जाता है, मतलब सेकंड नहीं 2 सेकंड से भी कम टाइम लगता है, तुरंत पेमेंट उनके खाते में चला गया यूपीआई के माध्यम से। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किसके कल्याण हेतु व्यापक उपायों को सम्मिलित करते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्माइल योजना प्रारंभ की गई है। ए दिया हुआ भिखारियों के लिए, बी दिया हुआ न्याय दिव्यांग मजदूरों के लिए, सी दिया झुग्गी झोपड़ी के बच्चों के लिए, और डी दिया दिव्यांग युवतियों के लिए। तो बताइए किसके लिए है ये स्माइल योजना। नाम तो बहुत अच्छा है इसका। स्माइल योजना क्या है बताइए। ये भिखारियों के लिए, जो लोग भीख मांगते हैं, ठीक ना, उनके लिए है। और ये किसने लॉन्च की है बताइए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ये अधिकारिता मंत्रालय भी पूछा जा सकता है। स्माइल योजना किस मंत्रालय की है, तो आप लोग याद रखिए स्माइल योजना। स्माइल योजना मतलब सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, बस ऐसे याद रख सकते हैं। अब इसका देखिए ये क्या करेगा बताइए। अभी ये करेगा, ये मार्जिनाइज में सपोर्ट करेगा। क्या करेगा, जो लोग हैं गरीब उनको सपोर्ट करेगा।
इंडिविजुअल के जीवन मतलब जीवन में जो निर्वाह करने के लिए होता है, लाइवलीहुड के लिए, उसके लिए काम करेगा ये जो स्माइल योजना है। फिर इसके साथ और इनको स्किल भी प्रदान करेगा। ये कंप्लीट सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ये पूर्णतः 100% सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें पेमेंट करती है और कोई राज्य का इसमें नहीं है। ये पुनर्वास, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा सुविधाएं, ये सभी प्रोवाइड करेगी। यहाँ तक कि काउंसलिंग भी प्रोवाइड करेगा। अगर मेंटली आप देखेंगे बहुत सारे लोग डिस्टर्ब रहते हैं तो भीख मांग मांग के जीवन निर्वाह करते, तो उनको भी मेडिकल काउंसलिंग भी प्रोवाइड कराया जाएगा। और मूलभूत जो कागज़ होते हैं, इनके पास कागज़ वगज नहीं होते हैं कुछ भी, क्योंकि ये खानाबदोश ज़िंदगी जीते हैं। यहाँ भीख मांगेंगे वहाँ मांगेंगे, तो इनके कागजात भी प्रोवाइड करेंगे ताकि ये लोन ले सके। अब स्किल डेवलपमेंट पे भी काम किया जाएगा। शिक्षा तो हमने बात कर ही लिया, इन सब के लिए काम होगा। चलिए हम अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है पद्म सचदेव का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस भाषा के की आधुनिक कवयित्री माना जाता है? पद्म सचदेव, बताइए किसकी कवयित्री माना जाता है? गुजराती की, मैथिली की, गोंड, डोंगरी की और कोंकण की। मुझे सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। यहाँ पे हमारा सही आंसर है डोंगरी की। बताइए डोंगरी को 8वीं अनुसूची में कब सम्मिलित किया गया था? हम 8वीं अनुसूची समझें, इससे पहले हम 71वीं संविधान संशोधन भी समझ लेते हैं। 71वां संविधान संशोधन कब वो आया था बताइए? ये 1992 में आता है। 1992 में 71 संविधान संशोधन आता है। इसमें मणिपुरी को सम्मिलित किया जाता है, फिर कोंकणी को सम्मिलित किया जाता है, फिर उसके बाद नेपाली को सम्मिलित किया जाता है। कब? 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये चीज़ आपको समझ में आएगा। 71वें 1992 MKN मतलब मणिपुरी, और फिर कोंकणी, और फिर नेपाली। अब फिर 92, यहाँ से 92 उठाइए। अब 92 संविधान संशोधन की बात करिए। ये कब आता है? 92 संविधान संशोधन 2003 में आता है। 92 संविधान संशोधन 2003 में 92 संविधान संशोधन आ गया। यहाँ से 92 उठाइए, यहाँ पे ला लीजिए 92 संविधान संशोधन 2003। अब इसमें कौन कौन सी भाषाएं जुड़ती है? संथाली जोड़ा जाता है, मैथिली जोड़ा जाता है, फिर उसके बाद बोडो जोड़ा जाता है, बोडो हो गया, फिर डोंगरी हो गया। इन तीनों भाषाओं को, चारों भाषाओं को जोड़ा जाता है 8वीं अनुसूची में। तो ये किससे संबंधित थी? डोंगरी से। कब इसका संविधान संशोधन था? 1992 संविधान संशोधन था 2003 में। ये फैक्ट था, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में संपन्न टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने जोवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए दिया, यह पदक नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंक करके जीता। 2 दिया, ओलंपिक में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। बताइए कौन सा सही सम्मिलित है? उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा। इसमें पूछा गया सही आपसे, तो केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। इनसे पहले, नीरज चोपड़ा से पहले अभिनव बिंद्रा जो कि शूटिंग में थे, उनको मिल चुका है व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में। हमारा सही आंसर ए है। आपने नीरज चोपड़ा को याद रखिए, गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना था, वैसे पूछा नहीं जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला 2 योजना नामक एक पुस्तक लॉन्च किया। एक मुफ्त LPG कनेक्शन लॉन्च किया। सॉरी, मैं गलत पढ़ दिया, माफ़ कीजिएगा। मुफ्त LPG कनेक्शन लॉन्च के दूसरे संस्करण को उत्तर प्रदेश के किस जिले में लॉन्च किया गया? बलिया में, महोबा में, चित्रकूट में और झांसी में। बताइए। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा। इसमें जिन लोगों ने लगाया बी महोबा, तो बिल्कुल सही काम किया। महोबा में इसको लॉन्च किया गया था। शायद हमने इसके पहले देखा था, महोबा में ही लॉन्च करने के लिए मैंने डिस्कस किया था। और गलती हो गई तो सॉरी। यहाँ पे महोबा में लॉन्च किया गया है। इसके पहले, ये तो अभी इस वर्ष है, इसके पहले जब ये उज्ज्वला 1 जो था वो कब लॉन्च किया गया था? उज्ज्वला 1 वो 1 मई 2016 को लॉन्च किया गया था, उज्ज्वला 1। और वो यूपी के बलिया डिस्ट्रिक्ट से, ये सबसे पूर्वी जिला है बलिया, यहाँ से लॉन्च किया गया था। और इसको 8 करोड़ लाभार्थियों को लाभ पहुँचा दिया है। कब? मार्च 2020 को। और इसके बाद इसको बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद कब लॉन्च क्या किया गया है? अभी जल्दी ही 10 अगस्त 2021 से क्या हुआ है, इसको फिर से लॉन्च किया गया है, उज्ज्वला 2 को। और महोबा डिस्ट्रिक्ट से कितनी तारीख को? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है, और ये महोबा डिस्ट्रिक्ट से लॉन्च किया गया। चलिए, ये दोनों के बारे में आप याद रखेंगे तो बढ़िया है। कोविड-19 संक्रमण पर अश्वगंधा के नैदानिक परीक्षण हेतु हाल ही में भारत में किस देश के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? MOU पे सिग्नेचर हुआ है। बताइए कौन सा देश है? ये है हमारा ब्रिटेन और भारत के बीच क्या हुआ? अश्वगंधा को लेकर के सिग्नेचर हुआ। अश्वगंधा एक औषधि है, पारंपरिक औषधि है,
और इसको इसके ट्रायल पे मतलब मेडिकल क्लिनिकल ट्रायल को लेकर के दोनों में MOU सिग्नेचर हुआ है भारत और ब्रिटेन के बीच। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। और एक चीज़ याद रखिए, अश्वगंधा की जो प्रजातियाँ पूरे विश्व में ग्लोबली इसकी टोटल 10 स्पीसीज पाई जाती हैं। भारत में इसकी 2 स्पीसीज पाई जाती हैं। कहीं भी कथन में दे देगा, मैं भी दे दे, मैं सपोज मान के चलिए पूछा जाए तो आप याद रखिएगा भारत में केवल 2 ही स्पीसीज इसकी पाई जाती है अश्वगंधा की। चलिए अगला है, हाल ही में वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया। इस सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? ये ब्रिटेन और केन्या ने, ब्रिटेन और आइसलैंड ने, ब्रिटेन और USA ने, और डी दिया हुआ ब्रिटेन एवं जर्मनी ने। तो बताइए किन 2 देशों ने किया है इसकी वैश्विक शिक्षा सम्मेलन ने? वैश्विक शिक्षा सम्मेलन की मेजबानी किन 2 देशों ने किया? लंदन में आयोजित हुआ। पूछा जा सकता है वैश्विक शिक्षा सम्मेलन की मतलब इसकी आयोजन कहाँ पे किसका किया गया? तो याद रखें लंदन में किया गया। इसकी मेजबानी किन 2 देशों ने किया है? अगर मैं इन 2 देशों को मेजबानी करने वाले की बात करें तो ब्रिटेन और केन्या ने किया है। ब्रिटेन और केन्या ने इसकी मेजबानी की है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है संस्कृत शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में वैदिक शिक्षा एवं संस्कार बोर्ड के गठन की घोषणा की गई? वैदिक शिक्षा एवं संस्कार बोर्ड के गठन की घोषणा की गई। कौन से राज्य ने किया? ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। यहाँ पे अगर बात करें तो राजस्थान सरकार ने इसकी घोषणा की है कि वैदिक शिक्षा एवं संस्कार जो है संस्कार बोर्ड की गठन करने की बात की है, जो सांस्कृतिक शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करेगा। ये राजस्थान सरकार द्वारा किया गया, हमने देख लिया। बस इतनी सी बात याद रखिएगा। सी ब्रिज नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन हाल ही में किन 2 देशों के मध्य किया गया? ए दिया ईरान और पाकिस्तान, बी दिया यूक्रेन और अमेरिका, सी दिया ब्रिटेन और फ्रांस, और डी दिया फ्रांस एवं जर्मनी। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। ये यूक्रेन और अमेरिका के बीच हुआ है। ये सही आंसर हमारा हो गया बी, यूक्रेन और अमेरिका के बीच। कौन से सी में हुआ है? तो ब्लैक सी में हुआ है। किसका मतलब किसका हुआ है? ये सी ब्रिज का सम्मेलन नहीं है, ये आयोजन ब्लैक सी में हुआ है और यूक्रेन और अमेरिका के बीच होता है। चलिए अगला है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में परशुराम कुंड, पशु पढ़ दिया मैं, परशुराम कुंड के विकास के आधारशिला रखी गई। इसके विकास की आधारशिला किस देश में रखी गई, मतलब किस राज्य में रखी गई? सॉरी, बोलते बोलते अब दिमाग में जुबान फिसल रही है। मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, और यहाँ पे आगे दिया उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। बताइए कहाँ पे रखी गई है परशुराम कुंड की आधारशिला? ये अरुणाचल प्रदेश में रखी गई है। अगर आपने यहाँ पे लगाया अरुणाचल प्रदेश तो बिल्कुल सही है, पर्यटन मंत्रालय ने किया और 100% ये सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम उसको कहते हैं। 100% सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करेगी परशुराम कुंड अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अगला देखते हैं हम, ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स। ट्रांसलेटिंग, यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स किसकी पुस्तक है? किसने लिखा था इसको? सलमान रशीद, चेतन भगत और झुम्पा लहिड़ी और शोभा डे। किसने किया है? उम्मीद है सभी लोगों ने यहाँ आंसर लगा लिया है। ये झुम्पा लहिड़ी ने किया है। झुम्पा लहिड़ी, नाम याद रखिए, ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स, मतलब इसको इनके नाम को भी ट्रांसलेट करने मुश्किल हो सकता है। झुम्पा लाहिड़ी, तो ट्रांसलेटिंग ऐसे याद रख सकते हैं, झुम्पा लहिड़ी, मतलब इनका नाम भी तो गूगल ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा। ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स, ये झुम्पा लहिड़ी का नाम है, याद रखिएगा इनका, बस उनकी पुस्तक है। हाल ही में किस देश की मेजबानी में वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन वर्चुअल सम्मेलन हुआ है? मतलब हाल ही में कौन सा ऐसा देश था जिसके मेजबानी में वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन का वर्चुअल संपन्न हुआ? बताइए, ब्रिटेन, भारत, रूस, अमेरिका। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा। ये USA की मेजबानी में हुआ है और यहाँ पे भारत की तरफ से कौन थे? PM मोदी जी थे। एस जयशंकर प्रसाद नहीं थे, फॉरेन मिनिस्टर है ना, वो नहीं थे, मोदी जी थे। भारत और नेपाल के मध्य आयोजित होने वाले सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ है? ये आपको बताना। जैसलमेर में, जोधपुर में, पिथौरागढ़ में और मनाली में। तो बताइए, उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। पिथौरागढ़ में इसका आयोजन हुआ सूर्य किरण का सम्मेलन का। आपसे मैं एक चीज़ पूछूँ आपसे, ये कौन सा संस्करण था इस बार? अभी जो हुआ है ये कौन सा संस्करण था? सूर्य किरण पिथौरागढ़ में जो हुआ ये 15वां संस्करण था, 15th संस्करण था इस बार जो हुआ है, और ये आर्मी का है, नेवल नहीं है। आपको नेवल का आप याद रखिएगा। कैसे आप याद रहेगा
कि इसकी जो नेपाल है वो लैंड लॉक देश है, तो वहाँ पे नेवी तो होगी नहीं, इसलिए आसानी से आप लगा सकते हैं। हाल ही में टाइम पत्रिका द्वारा विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की गई। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय है जो इस सूची में शामिल नहीं है? ए दिया अरविंद केजरीवाल, बी दिया ममता बनर्जी, सी दिया अंडार पूनावाला और डी दिया नरेंद्र मोदी। तो बताइए इनमें से कौन इसमें सम्मिलित नहीं है? टाइम्स पत्रिका के जो है यहाँ पे मोस्ट इन्फ्लुएंसर पीपल वर्ल्ड रिलीज किया गया है, कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है? यहाँ अरविंद केजरीवाल की बात की तो ये सम्मिलित नहीं है, ममता बनर्जी सम्मिलित है, अंडारा पूनावाला ये भी सम्मिलित हैं और नरेंद्र मोदी ये भी सम्मिलित हैं। चलिए अगला देखते हैं। डीजी साक्षरता कार्यक्रम माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ किस मंत्रालय की पहल है? ए दिया इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी, बी दिया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी दिया श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, डी दिया ए और बी दोनों। बताइए। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया है। अगर आपने ए लगाया तो बिल्कुल गलत है, ए इसका आंसर नहीं है। अगर आपने बी लगाया तो ये भी गलत है, बी भी नहीं है। इसका श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया दोनों ने मिलकर के डीजी सक्षम कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि भारत में जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयबल बनाया जाए, जो यूथ हैं उनको रोजगार के योग्य बनाया जाए और फ्री ट्रेनिंग पर प्रोवाइड कराया जाएगा। इसमें बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की ट्रेनिंग दी जाएगी और 30 लाख यूथ को दिया जाएगा। 3 लाख है, 30 लाख नहीं है, 3 लाख है, 3 लाख याद रखिएगा। 3 लाख यूथ को ट्रेनिंग दिया जाएगा इसके माध्यम से। कौन से किसके माध्यम से? डीजी सक्षम कार्यक्रम, अब याद रखिएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किसे जैव विज्ञान क्षेत्र में 2021 में शांति स्वरूप भटनागर से सम्मानित किया गया? बताइए। अरुण कुमार को, डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव को और डॉक्टर अनीश घोष को और डॉक्टर साकेत सौरभ को। बताइए किसको दिया गया? शांति स्वरूप भटनागर से सम्मानित किया गया। किस क्षेत्र में? यहाँ पे आपसे पूछा गया था जैव विज्ञान के क्षेत्र में, बायोलॉजिकल साइंस के सेक्टर में। बताइए किनको दिया गया? बायोलॉजिकल सेक्टर की बात करेंगे आप तो अमित सिंह को दिया गया, अरुण कुमार शुक्ला को दिया गया। हम जिनके भी नाम लेंगे उनके साथ सामने डॉक्टर लगा लीजिएगा, सभी लोग PhD होल्डर हैं। यहाँ पे अमित सिंह और अरुण कुमार शुक्ला को, दोनों लोगों को दिया गया है बायोलॉजी के सेक्टर में। तो इसमें अरुण कुमार शुक्ल दिए हुए हैं और अमित यहाँ पे सिंह दिए हुए हैं, अमित सिंह नहीं है, इसलिए हमारा सही आंसर ए हो गया। अगर अमित सिंह भी दिया होता तो दोनों लोग सही होते हैं। अब थोड़ा सा हम इस पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 2021 में। और ये किसके द्वारा क्यों दिया था? 2021 में। और CSIR की 80 वर्ष का एनिवर्सरी मनाया गया, 80वां, तो इसकी घोषणा की गई है। और इसमें क्या किया जाता है? 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। LAKH लाख रुपए दिए जाते हैं, 5 लाख रुपए। और ये कितने सेक्टर में देते हैं? 7 सेक्टर में दिए जाते हैं। वो 7 सेक्टर कौन कौन से? बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री साइंस हो गया, अर्थ एटमॉस्फेयर ओशियन एवं प्लेनेटरी साइंस ये एक ही में है, इनको दिए थे। फिर इंजीनियरिंग, मेडिकल, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में दिए जाते हैं। 7 सेक्टर हैं, आप नाम याद रखिएगा। अब सबके बारे में पढ़ना तो बहुत मुश्किल है, याद भी नहीं रहेगा। चलिए और पूछेगा भी नहीं आपसे, यहाँ पे पूछ लिया गया है तो कोई बात नहीं, एग्जाम में आपसे पूछे जाने की संभावना कम है। अगर जरूरत तो गूगल एक बार कर लीजिएगा, सीक्वेंस में मिल जाएगा आपको। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? ह्यूमन राइट्स एवं टेररिज्म इंडिया के लेखक कौन है इसमें से? नृपेंद्र मिश्रा, बी दिया जनरल बिपिन रावत, सी दिया नसरुद्दीन शाह और डी दिया सुब्रमण्यम स्वामी। तो देख किसने लिखा है इसको? MP सुब्रमण्यम स्वामी ने इसको लिखा है, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगर ये सेट पसंद आया तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों को रिकमेंड भी कर सकते हैं। हम कल से शुरू करेंगे GS वर्ल्ड का, GS वर्ल्ड रोजाना एक कंप्लीट सेट लगाएंगे, मतलब 140 क्वेश्चन एक ही सेट में हम सॉल्व करेंगे, एक ही पार्ट में पूरा कंप्लीट कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग हिंदी देखेंगे। हिंदी अभी GS वर्ल्ड के टोटल 7 पार्ट आए हुए हैं। अगर हम लोग 25 तारीख से शुरू करते हैं तो हम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? 7 दिन में, मतलब 26, 27, 28, 29, 30, 5 दिन इधर हो गए और 2 दिन उधर, मतलब हम लोग 3 तारीख तक कंप्लीट कर देंगे इसको GS वर्ल्ड का। अगर आप चाहते हैं इसको लाया जाए तो आप बता सकते हैं कि लाया जाए। हम लोग 3 से 4 तारीख में कंप्लीट कर देंगे किसका? GS वर्ल्ड का पूरा सेट कंप्लीट कर देंगे। उसमें हिंदी भी पढ़ेंगे रोजाना, एक सेट रोजाना हिंदी लगेंगे। चलिए ये सेट देखने के लिए धन्यवाद।